हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम परिवर्तन की नेतृत्वशाला के अंतर्गत समाज में परिवर्तन, इस विषय पर एक व्यापक चर्चा की जाएगी। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर। आप पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं। उपस्थित सभी साथियों की तरफ से गुरुजी को सादर प्रणाम। गुरुजी, माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट किया जाए। हो गया? हाँ गुरुजी, अभी आवाज आएगी। गुरुजी, आवाज आ रही है? आवाज गुरुजी बेहतरीन आ रही है। गुरुजी, परिवर्तन की नेतृत्वशाला आवाज आ रही है? समाज में परिवर्तन के विषय पर आवाज आ रही है। गुरुजी, अपना मार्गदर्शन और अनुभव प्रदान करें। उपस्थित सज्जनों को मेरा यथोचित प्रणाम, आशीर्वाद। समाज एक सदैव परिवर्तनशील चीज है, जैसे हर चीजें परिवर्तनशील हैं, लेकिन इस परिवर्तन के पदचापों की ध्वनि को सुनना पड़ता है। सामाजिक मान्यताओं में, सामाजिक दृष्टिकोण में सर्वाधिक परिवर्तन इधर दृष्टिगत हुए हैं। आज जिस तरह से हर क्षेत्र में समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वे कोई देखे या न देखे, समझे या न समझे, अचेतन मन पर सबको प्रभावित कर रहे हैं। हर एक जीवन में घुस रहे हैं। समाज का हर पहलू, जो भी पहलू हो, वो इससे अछूता नहीं है। आप खुद देख लीजिए। लड़कपन में हम लोगों के ये देश में पढ़ाया जाता था, देखा जाता था कि अधिकतर लोग गांवों में रहते थे। आज सरकारी आंकड़े जो कह रहे हो, किसको वे गांव का मान रहे हो, किसको शहर का मान रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में शायद ही अमीर, गरीब, जनरल, ओबीसी, एससी, किसी भी जात का, हिंदू, मुसलमान, कोई भी लड़का अपवाद छोड़ करके जो यंग एज का है, वह गांव में नहीं है। और गांव और के बाहर, गांव में नहीं है, गांव में नहीं भी, तो सुबह से लेकर शाम तक नजदीक के किसी बड़े या छोटे कस्बे में अपनी जीविका को चला रहा है। अगर शहरी आबादी में कस्बों की आबादी को जोड़ दिया जाए, बहुत बड़े बड़े कस्बे हैं जो अभी टाउन एरिया डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन वहां का पूरा वातावरण शहरी है, एक तरह शहर का हिस्सा है। तो गांव की अधिकतर आबादी भी अब शहर में ही चली गई है। शादी विवाह, अभी हम लोग जब नौकरी में आए उसके बाद तक 3 दिन की बारात चलती थी। एक बारात जाती थी, 3 दिन तक लोग वहीं पर खाते पीटते, उठते बैठते, एक दूसरे के नुक्स निकालते थे। आज हालात यह है कि शादी में आप किसी को बुलाइए, काफी लोग आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कोशिश करते हैं शकल दिखा के व्यवहार देके निकल जाए। बहुत कोई घिर गया तो खाना खा लिया, वो भी 1-2 रोटी खा के रख दिया। गिने चुने लोग ही जयमाल के बाद 2-4-6 लोग भले रह जाए, 10 लोग, वरना पूरी बारात का स्वरूप बदल गया, पूरे लोग बदल गए। जात पात, छुआछूत,
कि कुछ घटनाएं अब भी अखबार में छप जाती हैं, लेकिन वे पत्रकारिता के कृत्रिम नमूने हैं। हकीकत में अधिकांश रूप में छुआछूत मिट गया है, और ये खाली एक कानून से नहीं मिटा है। सामाजिक परिवर्तन जो समाज साथ लाता है अपने औद्योगिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकास के साथ, आज जब इतने लोग ट्रेन में चलेंगे, इतने लोग जब बसों में चलेंगे, वहां जाके पहुंचेंगे, ना जाने कौन स्टेशन क्या होगा क्या होगा। पूरे पूरे एक दिन 2 दिन तक की यात्राएं करेंगे, बार बार टूर में उनको जाना होगा। अब वे अगर चाहे भी, लोग कहते हैं कि मानसिकता नहीं बदली, जब कार्यवाही बदलती है तो मानसिकता धीरे धीरे अपने आप बदलती है। आज कोई चाहे भी अगर, तो वह खाने पीने में जितनी लोग छुआछूत बरतते थे, केवल इस चीज से ही नहीं, आप ताज्जुब करेंगे कि हम लोगों ने अभी अपने होश में, जवानी में देखा है, कोई बात बातों की जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, कि उपजातियों तक के बंधन इतने सुदृढ़ थे कि लोग अपने रिश्तेदारों तक का छुआ नहीं खाते थे जो उनसे इंफीरियर गोत्र के होते थे, जिनके यहाँ आदमी शादी विवाह करता था, जो रिश्तेदार थे, उनका तक छुआ कोई नहीं खाता था। अभी रामभद्राचार्य जी ने या किसी अन्य संत ने, तो अगर नाम मेरा गलत हो रहा क्षमा कीजिएगा, कुछ किसी बड़े संत ने अभी कहा कि उपाध्याय, पाठक, चौबे जैसे उपाधियों के बारे में, एक सिंगल केस में लोग चाहते थे कि वहां भरसक बेटों की शादी न हो। आज तमाम लोग अपने बेटियों तक की शादी कर रहे हैं, और उपजाति बंधनों की छोड़िए, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज जितनी हो रही हैं, उतनी आज के 30-40 साल पहले सब कास्ट बैरियर को तोड़ के भी शादी नहीं होती थी। सरयू पारेड़ कानेकुब्ज जो कि बगल बगल बसे हैं, उनकी शादी बड़ी दुर्लभ थी। सारनाथ और गौड़ में तो बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। आज उससे अधिक शादियां इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस हो रही है। इसके लिए कौन सा कानून बना है? कोई कह सकता है कि 80 एक्ट बना है, लेकिन इंटर कास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। चीजें कानून से नहीं होती हैं, समाज अपनी परिस्थितियों को बदलता है। अगर आप सोचे केवल सती प्रथा का कानून बन जाने से सती प्रथा बंद हुई, या बाल विवाह का कानून बन जाने से बाल विवाह बंद हुआ, तो आप भ्रम में हैं। हाँ, यह कानून भी एक उत्प्रेरक होते हैं, एक सहयोग देते हैं उसमें। लेकिन जब सती प्रथा में तब बंद हुई जब लड़ाई झगड़े में अपहरण करके बहु बेटियों को छीनना बंद हुआ, जब जौहर बंद हुआ, सामूहिक बंद हुआ, तो फुटकर सती प्रथा भी बंद हो गई। इसी तरह से जब बाल विवाह तब बंद हुआ जब लोगों के लिए रोजगार को, पढ़ाई को दृष्टिकोण बदला, शिक्षा को प्राथमिकता दी जाने लगी। आज बाल्यावस्था में किसी भी जाति और धर्म में शादियां नहीं होती है। अफवाह छोड़ दीजिए, क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि आदमी जब तक
लड़के और लड़की, पहले लड़के की आत्मनिर्भरता देखी जाने लगी, अब लड़कियों की भी आत्मनिर्भरता देखी जा रही है। जब तक लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही। इसने बाल विवाह को बंद किया। जब बाल विवाह बंद हुआ तो उसकी स्वाभाविक परिणति अंतर जातीय विवाह में बदली। जब लड़के लड़कियों की शादी बाल्यावस्था में होती थी, तब कितने पलायन के केस हो जाते थे। और आज जब 25 साल 30 साल के लगभग मैरिजेबल एज नॉर्मल हो गई है, गिने चुने केसेस को छोड़ करके, तो उस समय तक आदमी बेस्ट पॉसिबल चॉइस पर अधिकतर लोगों का दृष्टिकोण जाने लगा है। यह समय की देन है, कालचक्र की देन है। राजा कालस्य कारणम, राजा काल का कारण होता है, कानून राजा का बनाया होता है। राजा माने जो देश पर शासन करे, चाहे वह तानाशाही प्रथा हो, चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, एरिस्टोक्रेसी हो, जो भी देश पर शासन करता है वह बोलचाल की भाषा में उसका राजा कहलाता है। राजा ने जो कानून बनाए, देश में जो कानून बने हैं किसी भी देश में, वे उस सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक होते हैं, सहायक होते हैं, उसको एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो असली परिवर्तन आता है वह समाज में जो स्वतः परिवर्तन आ रहा है उसकी देन है, समस्याओं की देन है। जैसे लोग खेती करते थे, आज अगर सारे लोग जो पहले खेती करते थे उनके वंशज अगर खेती में होते तो पेट न भर रहा होता। बड़े से बड़े रईसों के यहाँ बीघों में छोड़िए, डिसमिल में, वर्गज और वर्गफुट में दे दे जमीन बचती और बिकती। अभी लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में फार्म हाउस के नाम पर जो बिक रहे हैं, 5,000 फीट के वर्ग फीट के प्लाट को क्या कहा जा रहा है? 10,000 वर्ग फीट के प्लाट को, 5,000 वर्ग फीट के प्लाट को, 7,000 वर्ग फीट का क्या नाम दिया जा रहा है? फार्म हाउस का। इससे बड़े बड़े जब मैं पढ़ता था तो इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन में नॉर्मल प्लाट होते थे जिनको लोग प्लाट कहते थे। दरभंगा कॉलोनी के एक बंगले को तोड़ करके इलाहाबाद में सैकड़ों बंगले बने, जो कि बड़े बड़े वीआईपी के बड़े बड़े बंगले कहलाए। और कितना बड़ा बंगला हो रहा होगा, इसको तोड़ बना, ऐसे बचिया हाथा गोरखपुर बना। आज जिन प्लाटों को हम फार्म हाउस कहते हैं कह रहे हैं, वही 40 साल पहले क्या कहलाते थे? प्लाट कहलाते थे। क्यों? क्योंकि इतना तेज आबादी शहर में बढ़ी कि लोगों को उतने बड़े बंगले की मेंटेनेंस के लिए नौकर रखने और जो फर्नेलिया के लिए स्टाफ चाहिए था, वह सब रखने की क्षमता खत्म हो गई। आज जो भी हम बुराइयां देख रहे हैं, कुछ खत्म हुई लेकिन कुछ नए रूप में पैदा हुई। ड्रग्स, रैकेट्स, माफियागत अपराध, सूचीबद्ध अपराध, सुनियोजित अपराध, ये नए रूप चालू हुए देखने में। अगर बैंक डकैतियां पहले से कम हुई, साइबर क्राइम चालू हो गए, समाज में नई विकृतियां आएंगी, पुरानी विकृतियां जाएंगी, फिर ये जब नई विकृतियां खत्म होगी तो कुछ फिर नई विकृतियां आएंगी। यह समाज सदा से इसी रूप में चलता आया है। और यह कोई परिवर्तन आज हो रहा है, ये मत सोचिए कि आज औद्योगिक युग है इसलिए परिवर्तन हो रहा है।
परिवर्तन शुरू से होता रहा है। भारतवर्ष जैसे देश में जहां आजकल कहते हैं कि छोटे कपड़ों पर लोग कितने कट्टरपंथी, चाहे किसी धर्म के हो, स्ट्रिक्टली धर्म को मानते हैं, अपडेट करते हैं। क्या कहा है वेद व्यास जी ने? अनावृता किलपुरा स्त्री आसन पुराण बरानन। हे बरानन, प्राचीन काल में भारत में स्त्रियां बिना कपड़े के घूमती थी। अभी हम लोग इस देश के बहुत बड़े एरिया में जब भारत भ्रमण करने गए थे तो लगभग अनावृत हालत में महिलाओं को घूमते देखते थे। आज पिछड़े से पिछड़े इलाके में, ट्राइबल एरियाज में भी यह स्थित नहीं है, लेकिन वह दूसरे रूप में गोवा और कोलम बीच में पैदा हो गई। वह दूसरे रूप में जानबूझ के हुई। इसी तरह सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन भारत से लेके आज तक हर पीढ़ी में परिवर्तन हुए हैं। कल जो मैंने कहा था सीथिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, यही मार्क्स ने आधुनिक भाषा में इनको परिभाषित किया है। ये जो समाज जिस रूप में चलता है उसमें परिवर्तन होता है। गांधी जी ने एक परिवर्तन लाया, सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसा का आंदोलन चलाया। उसमें लोहिया जी ने एक परिवर्तन लाया कि मार्क्स और गांधी का कॉकटेल कर दिया, कि गांधीवाद को मानते हुए भी उसमें मार्क्सवाद को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ भाई, गोली, पिस्टल, बम इनका प्रयोग न करो, लेकिन धरना दे देना, लात जूता कर देना, ईटा पत्थर फेंक देना, इसको भी हिंसा का रूप मान करके लोहिया जी ने अहिंसा का रूप माना। आज भी जब सड़क पर कोई धरना करता है, देता है या आंदोलन करता है, तो लोग कहते हैं कि यह प्रदर्शन समाज का अधिकार है, इसको नियंत्रित नहीं करना चाहिए, इसको बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कभी धरने का बात कही थी, घेराव की बात नहीं कही थी। घेराव एक अपराध है, धरना एक अपराध नहीं है। प्रदर्शन आपका अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर ईटा पत्थर फेंकना, किसी पर गाली गलौज करना, किसी को अपमानित करना, उसे दुखी करना, यह आपका अधिकार नहीं है। अधिकार यह है कि हम अपने हाथ को जहां तक बांध सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ बांधने का अधिकार वही खत्म हो जाता है जब वो दूसरे की नाक से टकराता है। हम दूसरे की नाक को तोड़ने का अधिकार नहीं रखते। यह मिल ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, जो कि राइट्स के एक तरह से बहुत बड़े प्रवक्ता बनाए थे, उन्होंने माना था कि हमारा हाथ भांजने का अधिकार तब तक है जब तक दूसरे की नाक टकराना। समाज में, पढ़ाई के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, कपड़े के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। दहेज एक बहुत बड़ी आफत थी, अब भी काफी हद तक दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत तेजी से यह खत्म हो रही है और अंदाजा दे दे यह भी खत्म होने के कगार पर है। आप कहेंगे आज भी दहेज लगता है, लेकिन नहीं। जिस रूप में डिमांड होती थी, जिस रूप में पंचायत होती थी, जिस रूप में इसकी वसूली की तरह से वसूली होती थी, वह रूप दहेज का आज लगभग समाप्त हो गया है। तो ये चीजें विभिन्न चीजों की जरूरती हैं। आज कानून में बेटियों को हिस्सा मिल गया, ये नहीं था, इसलिए उसका औचित्य खत्म हो गया। दहेज के खत्म होने के पीछे और तेजस खत्म होने के पीछे लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा इसका एक कारण बनेगा। हम लोग जितना कड़ा नियंत्रण माँ बाप अपने बच्चों पर रखते थे, अध्यापकों का छात्रों पर जितना तगड़ा नियंत्रण था, मारपीट के जिस तरह से पढ़ाई होती थी,
आज उस पर मुकदमे कायम हो जा रहे हैं अध्यापकों पर। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडे को अगर आपने हटा दिया बच्चा बर्बाद हो जाएगा। यह एरिस्टोटल की थ्योरी को रूसों ने जब पलटा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन पलटते पलटते आज दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से बच्चों की ठोक पीट के पढ़ाई होती थी, आज उसकी हम आप कल्पना नहीं करते। अभी 20-25 साल पहले तक जितनी पिटाई बच्चों को होती थी, ठोक पीट के पढ़ाए जाते थे, आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज हम उनको यह भी कोशिश करते हैं कि कम से कम याद करना पड़े, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े। एक कहावत कही जाती थी हम लोग टाइम में, अध्यापक कहते थे, गार्जियन कहते थे, बिना कंठ का लंठ विद्यार्थी। एक विद्यार्थी अगर उसे याद नहीं है, अगर उसकी स्मरण शक्ति नहीं है, उसे खूब याद नहीं कर रखा है, तो वह मूर्ख है। हम लोगों के एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी वाले पहले कहते थे कि हम लोग ढैचा, पहुंचा, ठैया, सवाया, क्या क्या याद कर रखे थे वे लोग। हम लोग कहते थे इन लोगों को कुछ नहीं आता। आज हम लोग समझते हैं, कहते हैं कि नए लड़के पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन हर साल देखिए, चाहे खेल का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी चीज का हो, हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हर साल नए आविष्कार हो रहे हैं। आज हम कहते हैं लड़के पढ़ते नहीं, मेहनती नहीं रह गए हैं, पढ़ाई का स्तर गिर गया है। अगर भाई पढ़ाई का स्तर गिर गया है तो चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, डिफेंस में, हर क्षेत्र में जो इतने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, इनको हमने तो किया नहीं, हमारे पिताजी और बाबा जी ने तो किया नहीं, इनको नई पीढ़ी तो कर रही है, और उनसे ही बड़े आविष्कारों को उनकी अगली पीढ़ी करेगी। आज हम कहते हैं औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण शुरू से हो रहा है, हजारों साल से हो रहा है। भूल जाइए कि औद्योगिकरण कैसे है। जिस किसी आदमी ने बैलगाड़ी बनाई वो भी एक औद्योगिकरण था। हजारों आदमी मिलकर के जितना बोझ ढो पाते उतना बैलगाड़ी से ढो लिया जाता था। जिसने ट्रक बनाई वो भी एक बहुत बड़ा आविष्कारक था कि सैकड़ों बैलगाड़ियां मिलकर जो न ढो पाती, वो ट्रकों के सारे हम लोग ढोने लगे। स्पीड आ गई। इसी तरह से हवाई जहाज हुआ, हवाई जहाज से सामान ढोए जाने लगे, यात्री चलने लगे। हर चीज बदल रही है। जब वह ज्यादा बदल जाती है तो कहते हैं कि ये चीज पिछड़ी हुई थी, लेकिन नहीं, जब वह चीज पिछड़ी हुई थी तो उसके पहले के युग के मुकाबले उसने भी आविष्कार किए थे। आइए हम इस नए परिवर्तन का स्वागत करें। आप देखिए, दिनकर जैसे कवि ने लिखा है, जो कि पहले माना जाता था कि कितना दमन चक्र पर जो बात करते थे वे तक लिख बैठे कि पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। पातकी न होता, ये भूमिहार कवि की कहता है, और वो भी बड़े जो ट्रेडिशनल कवि थे, जिन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखा है, उनकी कविता है ये। जिस लेखक ने परशुराम की प्रतीक्षा लिखा है उसकी कविता है, पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। अब उन्होंने परामर्श क्या दिया था दिनकर जी ने, राष्ट्रकवि थे, युद्ध रोकना है तो उखाड़ विस्तंत फेंको, वृक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो, वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। अगर युद्ध रोकना है, अगर संघर्ष को रोकना है, तो उसका एक ही इलाज है, या तो बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंको और छोटे पौधों को भी बढ़ने का अवसर दो, या तो शेर को
दांतों को तोड़ दो, व्याघ्र के दांतों को तोड़ दो, अथवा बकरी के बच्चों के दांतों में भी कालकूट विष भर दो कि वे उसका प्रतिकार कर सके। क्या उनके 50 साल पहले के किसी कवि से आप उसकी कल्पना करते थे? कभी छंद की कविताएं चलने लगी, कभी बिना छंद के कविताएं चलने लगी, कभी तुक की कविताएं चलने लगी, कभी बिना तुक की कविताएं चलने लगी। साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए कहा गया। समाज विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समाज निरंतर परिवर्तनशील है। जिस आज ही नहीं सदा रहा है, जिस वेद को सर्वमान्य माना गया, आज नहीं कर रहा हूं मैं, किसी बाबा साहब की आवाज में नहीं कर रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज नहीं कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी वेद के बारे में क्या कहा? त्रय गुण विषया वेदा निश्चय गुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, त्रैगुण विषय वेद है, तुम निश्चय गुण बनो। क्या उन्होंने घोषणा किया? वेद वादता पार्थ नान्य दस्ती थी वादिना कामा माना स्वर्ग पर जन्म कर्म की स्वर्ग जो है उसको लक्ष्य न मानो। वेद जो है इसी स्वर्ग के चक्कर में उलझा देते हैं। इंद्र की उपासना को छोड़ करके इंद्र उन्होंने गोवर्धन की पूजा चालू कराई। हर आदमी कुछ परिवर्तन लाता है और उस परिवर्तन को जो लाता है वही युग पुरुष बन जाता है, वही पूज्य बन जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया हर युग में हुई है। समाज परिवर्तनशील है और हमें समाज के परिवर्तन को रोकने की जगह उसे अग्रसर करना चाहिए। हाँ, यह जरूर देखना होगा कि वह ऐसी गति से अग्रसर हो, ऐसे ढर्रे पर अग्रसर हो कि वह शिथिल भी ना हो पाए और वह इतना अनर्गल न बढ़ता जा रहा कि पिछले से उसका कनेक्शन ही टूट जाए। पिछले से कनेक्शन को बढ़ाते हुए समाज की आवश्यकता के अनुरूप उसको परिवर्तित होना चाहिए। पथ के व्यवधानों से धाराएं मुड़ सकती हैं किंतु रुकेंगी नहीं अगर उनमें शैथिल्य नहीं है। कुछ दूरी पर चलकर फिर उस पथ पर वापस आ सकती हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए आपसे अपील है कि आप परिवर्तन की धारणा को साकार बनावें। धन्यवाद। प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं, इसके लिए विक्रांत जी का आह्वान करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जो चीजें आपने बताई यह शाश्वत सत्य हैं और एक दूसरे से पूर्णतया जुड़ी हुई हैं। हम सबके बीच में तमाम साथी जो गंभीरता से चीजों को सुन रहे थे उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, उनका अनुभव लेंगे। हम सबके बीच में आदरणीय रण सिंह साहब हैं। दहिया सर, स्वागत है आपका। निवेदन है सर, जो कुछ सर ने बताया है उस पे अपनी प्रतिक्रिया अथवा कुछ सुझाव अवश्य समर्पित करें। आदरणीय रण सिंह दहिया साहब। विक्रांत सर, मेरी आवाज आ रही है? बेहतरीन आवाज आ रही है सर। पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने हमें इस मीटिंग के बारे में परिचित कराया। उसके बाद सर का बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में परिवर्तन का जो तरीका सर ने बताया समाज में चलता आ रहा है पहले से और चलता रहेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस समाज में परिवर्तन नहीं होगा वो समाज फिर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन हो रहा है वो तो होना या तो अच्छाई का बुराई का। तो सर के जो विचार है बहुत ही अच्छे हैं। व्यक्ति विशेष, परिवार, समाज और सबसे बड़ी बात देश हित में है। जो विचार देश हित में नहीं है मैं उन्हें अटेंड नहीं करता हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार रहता है, व्यक्तिगत सोच है। जो देश हित के विचार नहीं है मैं उनको नहीं अपनाता हूं। कोई नहीं अपनाता है, बट अनजाने में लोग जुड़ते रहते हैं। मेरा अपना क्राइटेरिया यही है। विक्रांति, आप जानते हो मैं फोर्स का अधिकारी रहा हूं
और सर भी पुलिस के हमारे डीजीपी रहे, तो सर तो वास्तव में एक समाज और देश के इतना परिवर्तन देखा है और परिवर्तन के हिस्से भी रहे हैं, तो मैं साधुवाद ही कह सकता हूं सर को। और हम अपने अपने लेवल पर सर प्रयास कर रहे हैं वास्तव में इस परिवर्तन को और अच्छी तरह से लाने के लिए। जैसे मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूं, एक दो जगह और जुड़ा हूं, जो एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। और परिवर्तन वास्तव में नियम जो होते हैं उनकी देन होती है, लेकिन जो नियम अगर सामाजिक नियम है, देश हित के नियम है, वो ही बड़ा परिवर्तन लाता है। बाकी अगर कोई व्यक्ति विशेष का है, व्यक्ति या समुदाय विशेष का नियम है, वो कभी परिवर्तन नहीं लाता, वो नकारात्मक सोच पैदा करेगा। और आज के टाइम में अगर हम कहें कि जितने भी देन है, समाज को देन है, वो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष की देन है, समाज के लोगों की देन है। और जिसको भारतीय संविधान का भी हम नाम ले सकते हैं कि उनके अंदर जो, उनके तहत जो नियम और अधिकार दिए गए हैं, उसको लेकर हमारा देश फलीभूत हो रहा है। हर बहन बेटी समुदाय के लोग फलीभूत हो रहे हैं और ये परिवर्तन चलता रहेगा। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके बीच में आदरणीय कर्नल गोपाल सिंह सर हैं। सर को सादर प्रणाम। सर, निवेदन है उपरोक्त विषय पर अपना अनुभव या टिप्पणी अवश्य प्रस्तुत करें। आदरणीय कर्नल गोपाल सिंह सर। एक सेकंड। सभी को नमन वंदन प्रणाम, जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय डीजीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और कई बार इस प्रोग्राम में भी हुई है। तो इतने प्रशंसनीय और इतने महान व्यक्तित्व के धनी डीजीपी साहब यहाँ हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को सबके समक्ष रखा है, शायद एक ऐसे अनूठे शब्द और पूरी हिस्ट्री को लेते हुए इन्होंने दिए हैं। और ये शायद हमारे लिए थोड़ा बहुत तो हम जानते थे, लेकिन आज हमारा थोड़ा बौद्धिक और भी बढ़ा है। चंद एक बातें मैं और भी जोड़ने की कोशिश करूंगा 2 मिनट में, कि परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन ही जीवन है, और यदि परिवर्तन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप यदि देखें कि यदि जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे का कॉन्सेप्ट या उसके बारे में दिमाग में बात आती है, तभी जाकर के बच्चे की धारणा होती है। और छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके हाव भाव बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू, मतलब तमाम लेंगे। और आज जो हमारा सफर है जहां तक पहुंचा है, तो ये किस लिए पहुंचा है? परिवर्तन से ही पहुंचा है। आदिकाल से, जब से ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बारे में हम कहते हैं, या किस तरह से ब्रह्मांड बना, और इस ब्रह्मांड पर एक छोटी सी पृथ्वी जिसको आज 830 करोड़ लोगों से घिरी हुई है या उसके ऊपर वासित है, तो परिवर्तन तो उस समय से अब तक इतना हुआ है और होता है, हो रहा है और आगे भी होगा। जिस प्रकार से मान्यवर ने चर्चा की सामाजिक कुरीतियों को, बदलाव की, उसके अलावा और राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र हित की, एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़ते थे, शायद उस वक्त भी हमें, तो हमारे यहाँ एक टीचर थे जो एक पैसा होता था जिसमें तांबे का, जिसके अंदर छेद होता था, तो जो बच्चा सवाल करके नहीं लाता था, वो उसके
यानी छेद वाला 1 पैसे को उसको भूख में लगाते थे, भूख में मतलब पेट में लगाते थे और वहां पे जो है उसको पकड़ते थे, तो बच्चा चिंगारी मारता था और उसके बाद में दूसरे दिन 2 सवाल और ज्यादा याद करके लाता था। तो समय जो है हर तरीके, आज वो माहौल बदली है। रही बात आज सामाजिक समरसता, सामाजिक परिवर्तन, अपना कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां पे तूफान और बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है। जहां शीतकाल होता था वहां अग्नि लग रही है। तो ये कारण क्या है? कारण है परिवर्तन का। अब रही बात प्राकृतिक परिवर्तन, और प्राकृतिक परिवर्तन से ही हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है कि जहां जिस प्रकार के लोग अभी मान्यवर ने बताया कि उस समय जब ये कहीं विजिट करने जाते थे तो वहां पे हमारी जो महिलाएं, स्त्रियां जो वस्त्रहीन होती थी, वस्त्र नहीं थे होते थे, आज बहुत कम है। ये नहीं कि साउथ अफ्रीका में है, अंडमान निकोबार में हो सकता है, या कहीं ऐसी जगह पर जहां पर अभी ये परिवर्तन वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि परिवर्तन ही जीवन है, और ये आज तक यदि परिवर्तन नहीं होगा तो आगे जीवन बढ़ेगा ही नहीं किसी हालत में। जब मैं याद करता था कि 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो 30-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दौड़ के आ जाते थे। आज मैं सोचता हूँ यार 10 किलोमीटर दौड़ लूं तो नहीं मन करता। क्यों? परिवर्तन नहीं हुआ होता तो मेरे शरीर के अंदर, तो शायद आज भी मैं 40 किलोमीटर दौड़ रहा होता। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, और आज जितना भी ज्ञान है उससे कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन है। समाज के अंदर उस वक्त मुझे बच्चे के रूप में पहचानते थे, आज समाज में 10, 15, 20 संस्थाओं के अंदर मुझे पहचानते हैं। क्यों? परिवर्तन। और यहाँ पर अभी दूसरे महोदय भी बोल रहे थे, वो भी पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, और भी जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हम 10-12 लोग हैं। लेकिन हर इंसान अपने में एक प्रभुत्व रखता है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रभावशाली व्यक्तित्व है। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी परिवर्तन हुआ है और समाज के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। अब मैं मान लीजिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, यानी हर लेवल के पर जाकर के मैं अपना संवाद करता हूँ या प्रवचन करता हूँ या मोटिवेशनल बातचीत करता हूँ, तो लोगों के अंदर परिवर्तन आने की संभावना है, और संभावना यानी उसको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। वही आज ये इस माध्यम से भी हम लोगों के अंदर जो भावनाएं जागृत और की जा रही हैं, वो परिवर्तन ही तो है। तो इसलिए मैं सभी को जो यहाँ जुड़े उनको साधुवाद, और मान्यवर ने जो हमें अपने वचनों द्वारा बताया है उसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रणाम, आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम सबके बीच में आदरणीय सरोज साईं हैं, सर को सादर प्रणाम। आप जो है 1986 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं और पीसीडीए जबलपुर से रिटायर हैं। सर को सादर प्रणाम। सर निवेदन करेंगे आज के इस विषय पर अपना अनुभव जरूर प्रस्तुत करें। सरोज साईं। सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? दाता बढ़िया आवाज आ रही है। अच्छा। गुरुजी को विशेष अभिनंदन और स्वागत। गुरुजी ने जो परिवर्तन की मुहिम चलाई है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और हमेशा परिवर्तन, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, एक
सतत प्रक्रिया है, हमेशा ही चलता रहा है। हम लोग अगर भारतीय दर्शन को भी लें, तो भारतीय दर्शन में हम लोग मानते हैं कि चारवाकों से इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत होती है और जहाँ पर यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम न कुतः, वहाँ से शुरू होता है। और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय, वैशेषिक होते हुए सांख्य योग, फिर शंकराचार्य पर जाकर के अहम ब्रह्मास्म पर एक तरह से होता है। उसके बाद भी ये प्रक्रिया वहीं पर नहीं रुकी। अहम ब्रह्मास्म के बाद भी शंकराचार्यों में कई मतभेद हुए और कई परिवर्तन हुए उसमें। द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, अद्वैतवाद, तो इस तरह से एक सतत प्रक्रिया है। और हम युग वाइज भी देखें, अगर युगों को भी हम देखें तो सतयुग में ईश्वर को भगवान विष्णु के रूप में मान्यता प्रदान की गई। उन्हीं भगवान को त्रेता में श्री राम के रूप में मान्यता प्रदान की गई। द्वापर में उन्हीं को श्री कृष्ण कहा गया। और कलयुग में आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें उन्हीं भगवान को सदगुरु के नाम से जाना जाता है। तो भगवानों में भी परिवर्तन होता रहा है। तो एक सतत प्रक्रिया है, नित्य प्रक्रिया है। और एक तरह से देखा जाए तो विकास की भी प्रक्रिया है। जो हमारे अंदर कमियां आती हैं, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, तो परिवर्तन के द्वारा ही हम उसमें कभी अच्छी तरफ परिवर्तन ले जाते हैं, कभी परिवर्तन विकृत रूप भी धारण कर लेता है। तो एक ऐसा चलता रहता है, उसी में कुछ महान भाव पैदा हो जाते हैं जो अच्छों की तरफ, अच्छाई की तरफ समाज को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने जो मुहिम की शुरुआत की है, मैं सोचता हूं कि इससे अपना देश जो है निश्चित रूप से एक अच्छे परिवर्तन की तरफ अग्रसर होगा। और सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी तरफ कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें सुधार की असीम संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो गुरुजी की इस मुहिम से हमें लगता है कि हम एक सुंदर अपने देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और अरुण या मधुमेह देश हमारा, हम उस मधुमेह देश को और अधिक मधुमेह बनाने की तरफ अग्रसर हों। और गुरुजी की जो कल्पना है, उनके जो विचार हैं, जो उनकी आशाएं, अपेक्षाएं हैं, इस परिवर्तन की मुहिम के माध्यम से हमें लगता है कि इसके द्वारा काफी सकारात्मक परिवर्तन हम लोग समाज में, देश में ला पाएंगे। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूर्व वक्ताओं को भी बहुत धन्यवाद और सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय ब्रजगोपाल सिंह सर हैं। उपस्थित साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। सर, निवेदन है उपरोक्त विषय पर अपना अनुभव अथवा टिप्पणी प्रस्तुत करें। आदरणीय ब्रजगोपाल सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रांत पांडे जी। श्रद्धेय त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें प्रस्तुत कर दी हैं। समय बहुत हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अगर इस वेबिनार के सेनापति के रूप में, संचालक के रूप में इसका समापन करने की ओर बढ़े तो बहुत अच्छा है। श्रद्धेय त्रिपाठी जी ने दिनकर जी की कई रचनाओं का उल्लेख किया, उनकी कविताओं का पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। दिनकर जी ने कभी लिखा था कि बंधा तूफान हूँ चलना मना है, क्या कहूँ क्या आग है मेरी, बंधी है लिखनी लाचार हूं मैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें
एक बार तो आचार्य नरेंद्र देव जी ने उनसे कहा था दिनकर जी से कि भाई सब पर आपने कविताएं लिखी, मेरे ऊपर कविताएं नहीं लिखी। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। हम सबने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा पर इतना अच्छा व्याख्यान सुना। सबको प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय अवधेश भिंगा सर हैं। अवधेश सर, निवेदन है उपरोक्त विषय पर अपना अनुभव अथवा टिप्पणी अवश्य प्रस्तुत करें। आदरणीय अवधेश भिंगा सर। जी सर, प्रणाम सभी को सर। इतने बड़े बड़े विद्वान सर इसमें जो अपने बात रख चुके हैं वो बहुत ही सही है, और इसके कई बिंदु जैसे भी हुआ परिवर्तन हो रहा है। अब हम थोड़ा ये पीछे जाके सोच रहे हैं कि पहले हमारे बचपन में हम देखते थे कि विरोध जब होता था, मुखर विरोध, अगर आपसे हमारी नहीं बन रही है, कोई मुद्दागत विरोध है, तो हमारे आपके पूरे संवादहीनता हो जाती थी, बातचीत नहीं होती थी, एक साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना पूरा बंद, सामाजिक विरोध था। लेकिन ये परिवर्तन हुआ है आज के समय में कि वो सब चालू है। इंटरनल विरोध है, लेकिन लोग मिलते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, विचार नहीं मिलते हैं फिर भी, लेकिन अंदर से वो विरोध करते हैं, मौका पाते ही वो हावी हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोगों का जो है दायरा बढ़ा, पहले संकीर्णता बहुत थी, अब लोगों का दायरा बढ़ा। अभी सर ने कहा था कि 3 दिन की बारात हुआ करती थी और ये सब है, तो उस बहुत सीमित कार्यक्रम हुआ करता था। तिलकोत्सव में भाई पटीदार को बुला के या उनसे भी कम लोग, बच्चों को बिल्कुल नहीं, परिवार के एक लोग इनवाइट किए जाते थे। आज कोई कार्यक्रम होता है तो ये दायरा बड़ा है कि पूरे छोटे छोटे बच्चों को, परिवार में कितने भी लोग आ जाएं, सबका स्वागत रहता है। तो कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, कुछ नकारात्मक हुआ है, और इतने विद्वानों के बीच में क्या बोलते सर। धन्यवाद जी अवधेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके विचार, एक एक विचार जो है क्रांति ला सकते हैं, एक एक विचार दिमाग में, मन में शुभ करके चीजों को फिर से सोचने को मजबूर करते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हम सब एक गूगल के प्लेटफॉर्म का सार्थक इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे का आशीर्वाद और अनुभव मिल रहा है। हमारे बीच में आशा शर्मा मैडम जी हैं। आशा मैडम जी, आप कुछ कहना या टिप्पणी कहेंगे अपनी? आशा शर्मा जी। शायद टेक्निकल इशू है। हम सबके बीच में आदरणीय भारत सिंह सर हैं। सर को सादर प्रणाम। सर, निवेदन है अपना अनुभव कहें। डीजीपी साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग और सबसे योग्य व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने अपने जीवन में आए परिवर्तन और समाज में आए परिवर्तन को जिस तरीके से जोड़ा और हमें अपने व्याख्यान में समझाया, वो आने वाली पीढ़ी को मिलना बड़ा मुश्किल है। डीजीपी साहब ने एक बात बहुत ही सटीक और बहुत ही सदैव शब्दों में कहा कि कानून परिवर्तन के लिए कोई बाध्य नहीं करता, परिवर्तन समाज की आवश्यकता है। कानून से बाल विवाह नहीं रुका, सामाजिक परिवर्तन से बाल विवाह रुका। हाँ, सहयोगी जरूर रहा उसमें, लेकिन बाध्यता नहीं रही। कानून कोई बहुत विरोध नहीं कर पाया, सामाजिक परिवर्तन ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। इस तरह के जीवन के परिवर्तन और समाज के परिवर्तन को जोड़ के डीजीपी साहब ने एक तारतम्य और तालमेल के रूप में हम लोगों को जो समझाया और बताया, वो हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। डीजीपी साहब जैसे विद्वान का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि जो जीवन डीजीपी साहब ने देखा है आज से 40, 50, 60 साल पहले का, वो लोग हम नहीं देख पाए।
और उस परिवर्तन को हमने उनके व्याख्यान में समझा, सीखा और सुना। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रांत जी का, जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड भी करा रहे हैं वो, ताकि भविष्य में जब भी हमें इस तरह की मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, विचारों को जानने, सुनने और समझने की आवश्यकता हो, तो उनको कभी भी देखकर सुना जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जितने सभी विद्वान जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी साधुवाद, धन्यवाद और विशेषकर आदरणीय डीजीपी साहब को तो बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में अन्य कोई साथी शैलेश कुमार मौर्य जी हैं, जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। शैलेश, आप कुछ पूछना या बताना चाहेंगे? आदरणीय शैलेश मौर्य जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इस पवित्र मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुदेव जी को सादर प्रणाम और सभी अतिथियों को, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। सर से काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिल रहा है इस कम उम्र में, इस युवावस्था में। तो बहुत सारी तरीके से सर ने बताया कि किस तरीके से परिवर्तन हमारे देश में, समाज में और व्यक्तित्व स्तर पर देश हित में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर के एक कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास हो रहा है कि किस तरीके से चीज़ें बदलती आई हैं और किस तरीके से भविष्य में भी बदलती रहेंगी। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो जिसमें भी हम भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेकर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हम अपने माइंड को किस तरीके से ओपन करके, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में असीमित या जो भी हम अपने जीवन से चाहते हैं या समाज से, देश हित से, देश में, दुनिया में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसको लेकर के हम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने माइंड को ओपन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दिमाग को, क्योंकि आजकल लोग, जैसा हम लोग की जनरेशन में लोग रील्स, शॉर्ट्स, इन चीज़ों में मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लोग लंबे समय तक किसी भी चीज़ को स्टे नहीं हो पा रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे उसको 45 मिनट 50 मिनट की क्लासेस को लोग स्टे करें, चीज़ों को समझें और समझ करके फिर अपने बौद्धिक का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी बौद्धिक विकास मिल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में अपनी लाइफ में या व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से उसको उतार कर हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो इससे, अगर हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो इससे परिवार, समाज, देश सब ग्रो करेगा। मैं इतनी ही बात कहूँगा, बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, मैं काफ़ी कुछ सीख पा रहा हूँ और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर बनाने का जो सर ने विचार बताया, और इससे व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा तो परिवार, समाज, देश ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग का कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है, समय भी हो गया है। गुरुजी से कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। गुरुजी, कार्यक्रम समाप्त किया जाए। कार्यक्रम को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। साथ ही इस पूरा अनुरोध के साथ कि इसमें जितना जिससे संभव हो उतने अपने मित्रों को आमंत्रित करने का इस कार्यक्रम में कष्ट करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी साथियों ने अपना कीमती समय दिए, इसके लिए हम सभी आभारी हैं। और मिल करके एक पारिवारिक बैठक की तरह एक सार्थक मंच का निर्माण किया गया है। यहाँ हम लोग डिस्कस करके ज्ञान का प्रकाश अश्वतो मा सद्गमय की तरह आगे बढ़ाएं। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। कल हम लोग फिर मिलेंगे 9 से 9:30 के बीच में। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।